अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। हुकूमत की बका हो या तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई का मुस्तकबिल, दोनों ही की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। हुकूमत जजों की तादाद में इजाफे, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत तोसी और सीनियरिटी में रद्द बदल से मुताल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रही है, लेकिन इस इरादे के तासुर तक की नफी करने पर भी बजिद है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ है जो अगले चीफ जस्टिस से ये उम्मीदें जोड़े बैठी है कि वो आएंगे और 4 हल्के खुलवाएंगे और यूं हुकूमत चलती बनेगी। ताहम हुकूमत और अपोजिशन के इन इरादों और उम्मीदों को जमीनी हकायक से कितनी तकवीयत हासिल है, इस मुतल्लिक हुकूमती पलड़ा बज़ाहिर भारी पड़ता दिख रहा है। गुज़िश्ता रोज भी हुकूमत को पार्लियामान में अददी तौर पर एक बड़ा रिलीफ जरूर मिला, जिसने हुकूमत को नंबर गेम में एक नशिस्त की मजीद बदतरी दिलवा दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कौमी असम्बली के हल्का NA 79 गुजरावाला में वोटों की दोबारा गिनती के बाद मुस्लिम लीग नून के जुल्फिकार भिंडर 95,604 वोट लेकर कामयाब करार दे दिए गए। इससे कबल ये नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार एहसास बिर्क के नाम रही थी, जिन्होंने 1,04,023 वोट लिए थे। ताहम दोबारा गिनती के बाद उनके वोट 92,581 रह गए। दिलचस्प तौर पर 8 फरवरी के नताइज में इस हल्के के 9,300 वोट मुस्तरद हुए थे, जबकि दोबारा गिनती के बाद मुस्तरद वोटों की तादाद 23,845 हो गई है। इससे कबल NA 81 और NA 154 की तरह यहां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट ज्यादा मुस्तरद हुए। अब ये वो ताजा तरीन रिलीफ है जिसने मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 111 कर दी है और नंबर गेम बदलती दिख रही है। कौमी असम्बली में अगर नंबर गेम की बात हो तो अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 80, JUI और आजाद अरकान की 8-8, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, BNP मेगल और PK मैप की एक नशिस्त है। यूं अपोजिशन इत्तेहाद के पास टोटल 99 नशिस्तें हैं, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के नंबर गेम की बात हो तो मुस्लिम लीग नून के पास 111 नशिस्तें हैं, पीपल्स पार्टी 68, MQM 22, मुस्लिम लीग काफ के पास 5, IPP की 4 नशिस्तें हैं, जबकि बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और नेशनल पार्टी की एक नशिस्त है। ये टोटल तो 213 बनता है। हुकूमत को किसी भी आईनी तरमीम के लिए 224 वोट दरकार होंगे और इस जोड़ तोड़ के मुताबिक हुकूमत को मजीद 13 नशिस्तों की जरूरत है। ऐसे में मौलाना फजल रहमान के 8 वोट इंतहाई अहम हैं और उनकी हिमायत से हुकूमती इत्तेहाद के पास 221 का हिस्सा होगा, लेकिन फिर भी मजीद 3 वोट दरकार होंगे। अहम बात यह है कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल 2 अफराद का मामला मशकूक है, जिनमें इलियास चौधरी मुस्लिम लीग काफ जबकि आदिल बाज़ई को मुस्लिम लीग नून में गिना जा रहा है। इसी तरह सेनेट की नंबर गेम भी इंतहाई दिलचस्प है। यहाँ 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत को मजीद 8 नशिस्तों की जरूरत है। पीपल्स पार्टी की ऐवान बाला में 24, मुस्लिम लीग नून की 19, बलोचिस्तान अवामी पार्टी की 5, MQM और आज़ाद अरकान की 3 नशिस्तें, जबकि नेशनल पार्टी और काफ लीग की एक नशिस्त के साथ हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 56 है, जबकि 2/3 अक्सरियत के लिए 64 नशिस्तें मतलूब हैं। ऐसे में अपोजिशन के करीब JUI और ANP हुकूमत के लिए तुर्क के पत्ते हैं। इनके पास 5 और 3 यानी मैजिक नंबर 8 का हिस्सा मौजूद है, जबकि बाकी अपोजिशन जमात जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 17, BNP मेगल की 2, MWM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की एक नशिस्त बनती है, जो कि जोड़कर टोटल तादाद 21 बनती है। इस नंबर गेम को हुकूमत अपने पलड़े में पलटने के लिए भरपूर सियासी हरबे भी आजमा रही है। इनमें से हाल ही में आसिफ अली जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात को इंतहाई कुलीदी समझा जा रहा है। मौलाना फजल रहमान के सियासी कद बिलखुसूस मौजूदा सूरत हाल के मुनासिबत से कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से भी हो जाना चाहिए कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मौलाना फजल रहमान से उनके घर जाकर मुलाकात की है। अब अगर सियासी जोड़ तोड़ से हटकर सियासी रस्साकशी की बात हो तो हुकूमत और तहरीक इंसाफ बाहम और मुसलसल दस्तों गिरेबां हैं। बानी पीटीआई को जेल में ना दी जाने वाली या दी जाने वाली सहूलियात मौजूद बहस बनी हुई है। आज भी पार्लियामान के अंदर हो या बाहर, अडियाला जेल के अंदर हो या बाहर, दोनों जानिब से हरीफों पर भरपूर गोलाबारी जारी रही। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के बाद साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई का कहना था कि जितने हालात खराब हो रहे हैं उतनी मुझ पर सख्तियां बढ़ाई जा रही है। फेयर ट्रायल मेरा हक है, लेकिन फेयर ट्रायल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अपनी पार्टी में चलने वाली अंदरूनी इख्तलाफात पर भी बात करते हुए बानी पीटीआई का कहना था कि एक बात वाज़ेह कर दूं, जो लोग बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, वो तसल्ली रखें। साबिक वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि सब जमातें जलसे कर रही हैं, हमें KP के अलावा कहीं जलसे की इजाज़त नहीं। 22 अगस्त को मनसूख होने वाले जलसे के बाद पार्टी के अंदर लड़ाई हो रही है, हमें गालियां पड़ रही हैं। कारकुनान को शदीद गुस्सा है। जबकि कौमी असम्बली इजलास के बाद PTI क़यादत और अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान ने पार्टी और बानी से बरते जाने वाले सलूक पर कुछ यूं गिला किया। तहरीक इंसाफ के इस मौके पर हुकूमत की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है।
कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वजीर एहसन इकबाल तहरीक इंसाफ पर NRO मांगने का इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि तलाल चौधरी के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस ओपन एंड शट केस है, जिससे PTI के औसान खता हो रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जिसने मुल्क की सियासत को मजीद इख्तलाफात और इंतशार की जानिब धकेल दिया है। आने वाले दिनों में मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से, जबकि प्रोग्राम में आगे चल के हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से तो भरपूर कोशिशें जारी हैं 2/3 अक्सरियत के हुसूल के लिए। कल कौमी असम्बली की एक और सीट हुकूमत की तरफ चली गई। NA 79 रिकाउंटिंग में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वहाँ से कामयाब करार पाए हैं। वो सीट पहले आपके पास थी, और दूसरा मौलाना फजल रहमान साहब जिनकी सीटों से एक डिफरेंस जो है वो मजीद करीब आ सकता है कौमी असम्बली में भी और सेनेट के अंदर भी 2/3 अक्सरियत के लिए, उसे भी क्लोज करने के लिए गवर्नमेंट बड़ी भरपूर तरीके से मुतहर्रिक है। पिछले हफ्ते सदर जरदारी साहब मिलते हैं मौलाना फजल रहमान साहब को, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। आपने भी काफ़ी इंगेज रखा मौलाना साहब को, कॉन्फिडेंट हैं कि वो आपके साथ ही रहेंगे या अब आपको खदशा होने लग गया कि मौलाना साहब चले जाएंगे गवर्नमेंट के साथ? नहीं, जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक़ है तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब हमारे साथ ही रहेंगे। मौलाना साहब के साथ पहले ही PDM की हुकूमत में जाके ही अच्छा नहीं हुआ और उसके साथ धोखा हुआ है, इन लोगों ने उसको इग्नोर किया था। लेकिन मौलाना साहब एक सीरियस सियासतदान है, इस वक्त बहुत कुछ आगे जा चुका है। हुकूमत के पास लेजिटिमेसी बिल्कुल नहीं है। ये 17 सीट की हुकूमत है और ये कोशिश कर रही कि 2/3 मेजॉरिटी ले ले। जिस तरीके से आपने जिक्र किया, हमारा एक सीट NA 79 का एहसान विर्क साहब का वो जीत चुके थे, और ये हिस्ट्री में पहला केस है पाकिस्तान में कि हमारे कैंडिडेट के वोट उनको कम करके एक और कैंडिडेट को जितवाया गया, बिंडर साहब को। और किस तरीके से कराया गया कि ये पहला सीट है जिसमें से 23,000 वोट को 23,000 वोट उसको रिजेक्ट इनवैलिड करा के हमारे कैंडिडेट को 3,000 वोट से हरवाया जाता है। ये नंबर्स गेम की बात नहीं होती, आपकी लेजिटिमेसी की बात होती है। अगर मौलाना साहब इनके साथ जाएं भी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इवन दिन इनके पास कौमी असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी नहीं, और मौलाना साहब की सीटें इनको सेनेट में भी मिले। 3 से 5 का फर्क रह जाता है। एक सीट का फर्क भी बहुत होता है। वो हवा में लटके हुए हैं, उनके बारे से भी स्टेटस भी क्लियर नहीं है। उन्हें नहीं, हमारे कैंडिडेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने कैंडिडेट है वो हमारे साथ है, वो कभी गवर्नमेंट के साथ नहीं जाएंगे किसी सूरत में। एक बंदा भी स्लिप नहीं होगा। कोई एक अगर किसी ने जाना होता तो अब अभी तक जा चुके होते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अभी स्पीकर कौमी असम्बली भी एक खत लिखने वाले हैं इलेक्शन कमीशन को कि आपका जो पिछला नोटिफिकेशन था वो जो है वैलिड नहीं रहा, वो लॉ इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी है। वो जो लॉ है वो हमने चैलेंज किया और वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी बात है कि आप दो चीज़ें नहीं कर सकते, आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं और फिर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलिफाई कर रहे हैं। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके अपने पैरामीटर्स हैं, आप इसी तरीके से प्राइवेट बिल से ये नहीं कर सकते। तो हमें उम्मीद है वो हमने चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला उस जो तरमीम की है वो सेटिसाइड करेगी। जब तक सेटिसाइड नहीं होता वो कानून जो है वो एप्लीकेबल है, वो कानून के मुताबिक है। लेकिन ये चूंकि पहले मैटर सब जुडिस है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने भी डायरेक्शन के लिए परसों जो हमारा केस लगा हुआ था 27 तारीख को, इलेक्शन कमीशन ने हमारा केस एडजर्न कर लिया अंटिल द 18 सितंबर। बैरिस्टर गौहर साहब, सीटें आपकी जा रही हैं, 3 आपकी कौमी असेंबली की चली गई है, एक आपकी सूबाई असेंबली की चली गई है। खान साहब जेल से बैठे कह रहे हैं कि अगले चीज जस्टिस जो है वो खोलेंगे हल्के और 4 हल्के हमारे पास आ जाएंगे और हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। ये कैसी कैलकुलेशन है? हुकूमत का तो धड़न तख्ता होना है इंशाल्लाह। कैसे होगा? हम ये कह रहे हैं जो हमारी पिटीशन है उसको तो नहीं सुना जा रहा है ना, हमारी पिटीशन है तो नहीं सुना जा रहा। अगर आप रिकाउंटिंग की तरफ जा रहे हैं तो रिकाउंटिंग की केस में आप कर रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं रिकाउंटिंग कराओ, बट दूसरी तरफ जो लोग पिटीशनों में जा चुके हैं, ट्राइब्यूनलों में जा चुके हैं, उनको आपने स्टे किया हुआ है। तो आप ट्रिब्यूनलों को अलाउ करो, ट्राइब्यूनल के लिए लॉ रखा गया है, उस लॉ के मुताबिक अभी तक तो फैसले हो चुके होते। 120 दिन है, 120 दिन से पहले तो हम फाइल कर चुके थे, अभी तक तो उसके फैसले होने चाहिए थे। आगे बढ़ने से पहले ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान के वाले से कितने % कॉन्फिडेंट है आपके वो आपके साथ ही रहेंगे? इन प्रिंसिपल हमने ये एग्री किया है कि सेनेट हो या नेशनल असम्बली हो, इसमें जो लेजिस्लेशन हो रही हो उस लेजिस्लेशन में हम एक ही साथ देंगे। अब आपको आज के दिन यकीन है कि वो आपके साथ ही रहेंगे, उस पर चीज़ें जैसे आपकी एग्रीड थी वैसे ही चलेगी? मैं मौलाना साहब की जो पॉलिटिक्स को देखता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मौलाना साहब की कुछ देने के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं है। वो एक बड़ी स्ट्रांग पार्टी है, आपके पास क्या अवाम हम उनको ये कह रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी की खातिर और इलेक्शन रिग ना हो, इन दोनों पॉइंट पे हमारा इत्तेफाक होना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त देखिए ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान होगी, महीनों की मेहमान होगी, लेकिन इसके बाद जब जाएंगे
तो हुकूमत के पास कुछ नहीं है जो मौलाना साहब को दे। आपने भी कुछ ऑफर किया मौलाना साहब को, कुछ सेनेट की एक सीट और 2 डीसीज की जो एक चल रही है खबर वगैरह कोई? नहीं, ये सोशल मीडिया पे कुछ चली थी, फिर तरदीद हमारी तरफ से भी आई है और मौलाना साहब की तरफ से भी तरदीद आई है। हमारी डिस्कशन में कोई हमने कोई सेनेट का जिक्र नहीं किया। अच्छा, ये बताएं कि जो कैलकुलेशंस है आपकी आने वाले चीफ जस्टिस के हवाले से, खदशात आपके हैं कि हुकूमत जो है वो काजी फैज़ ईसा साहब को तोसी देने के लिए ही सारा कुछ कर रही है, ये सारी जो आईनी तरमीम के लिए 2 तारीख अक्सरियत मैनेज करने के लिए? अभी तक तो आपकी जस्ट कैलकुलेशन है, आपका अंदाज़ा है, मालूमात भी आपके पास कि यानी मालूमाती बुनियादों पे आप ये कह रहे हैं कि ये उनकी तोसी के लिए ही सब कुछ हो रहा है? देखिए, और कोई ऐसा पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हुकूमत कंसिडर भी कर रही है तो जुडिशल पैकेज, और ये वो हुकूमत है जिनको आज़ाद अदलिया के बीरास नहीं आई है। शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ साहब को कभी आज़ाद अदलिया नहीं आई। उनको मलिक क़य्यूम साहब जैसे जजेस चाहिए, इनको चाहिए जो अपने मर्ज़ी की जजेस हो, अपनी मर्ज़ी के फैसले लो। पार्लियामान को उन्होंने इस्तेमाल किया जजेस के ख़िलाफ़। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अदलिया आज़ाद हो, इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करने, ये उनके बेनिफिशियरी है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं, हमारा दो ठोक फैसला यही है कि अदलिया में इंटरफेरेंस नहीं करने चाहिए। बड़े अरसा के बाद अदलिया के सारे ये टर्म्स एंड कंडीशन सेटल हो चुके हैं, ये ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है, इनकी अपॉइंटमेंट में आ चुकी है, इनकी सीनियरिटी में आ चुकी है। जज साहिबान के टेनेवर पोस्ट नहीं होना चाहिए, उनकी सीनियरिटी को डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए। तो क्या आपको खदशा है कि सीनियरिटी डिस्टर्ब करने की तरफ गवर्नमेंट जा रही है? चूँकि 3 ऑप्शंस की बात मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शंस के अंदर हो रही है। एक तो यह है कि शायद गवर्नमेंट जो है वो तरमीम करके जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है 175A सब सेक्शन 3 के अंदर कोई तरमीम करके सीनियरिटी के असूल को बदल दे। दूसरा एक ऑप्शन जो ज़ेर गौर है वो ये है कि मुद्दत मुलाज़मत बढ़ा दी जाए, एज जो है वो बढ़ा के मौजूदा चीफ जस्टिस ताकि कंटिन्यू करें। तीसरा ये जनाब के मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस बन जाएँ। ये लास्ट ऑप्शन है जो मंसूर अली शाह साहब हमारा लास्ट ऑप्शन होगा। बट सुनने में ये आया कि यार ये तो टेनेवर पोस्ट कर रहे हैं, जिससे चीफ जस्टिस साहब फ्रॉम द मोमेंट 3 साल का टेनेवर होगा, तो जो उसने 17 सितंबर को ओथ लिया था उससे कंटिन्यू करेगा 3 साल तक। लेकिन उससे बाकी जजेस की, यही आफरीदी साहब की जो चीफ जस्टिस एज अ चीफ जस्टिस पर, उसका भी टेनेवर इफेक्ट हो जाएगा। जब आगे जाएंगे बाकी जजेस का भी इफेक्ट होगा, तो इस पर भी सब रिजर्वेशन है। ये भुट्टो साहब लेके आए थे 1976 में। बाद में अंदाजा है ये इन्फॉर्मेशन आपकी? नहीं, हमें अंदाज़ा यही है कि देखो ये हुकूमत ये कोशिश कर रही है जिस तरीके से बात है। दूसरी बात यह कि हमने तो मुतालिबा कर लिया था कि आपने जो उमर अता बंदियाल साहब थे, उसके बाद काजी फैसल साहब का 87 डेज़ पहले आपने नोटिफिकेशन किया था, तो आप क्यों नहीं उसी प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए आज ही नोटिफिकेशन करें ताकि ये इशू ख़त्म हो जाए? आप मंसूर अली शाह साहब के वाले से ये नहीं, हम मंसूर अली शाह साहब का नहीं कह रहे, हम मंसूर अली शाह साहब का, और आप खान साहब भी जेल से बैठ के कहते हैं कि वो आएंगे 4 हल्के खोलेंगे अगले चीफ जस्टिस को हुकूमत का दर तक हो जाएगा। आप खुद जो है मंसूर अली शाह साहब के लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर रहे? हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी किसी जज के साथ पे तकिया करके हम नहीं कर रहे। हम तो सारे अदलिया हमारे लिए सब मोहतरम है और हम इंडिपेंडेंस अदलिया चाह रहे हैं। इसी के लिए तो खान साहब सारी सख्तियाँ गुजार रहे हैं और उसकी तहरीक का नाम ही तहरीक इंसाफ है और थ्रू आउट अदलिया की आज़ादी के लिए लड़े हैं। हम ये चाहते हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो आइन है उसके मुताबिक सीनियर मोस्ट अपॉइंट होना एज ए चीफ जस्टिस, हुएवर दैट मे बी, वो सीनियर मोस्ट का ही अपॉइंटमेंट होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की जो है ये सिनारी, फॉर इंस्टेंस हुकूमत ये भी सोच रही थी कि हम आइन में तरमीम करके कुछ जजेस को ट्रांसफ़र करने का हमारे पास इख्तियार आ जाए। तो देखो आप अदलिया को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर एक जज का अपना टेनेवर ही और अपने जिस पोजीशन पे बैठा है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चाहे पेशावर है, चाहे लाहौर है, अगर ये उसकी प्रोटेक्टेड नहीं है तो वो आवाम की फंडामेंटल राइट्स की किसी सूरत भी आप किसी सूरत भी मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत तोसी आप नहीं होने देंगे? हम ये कह रहे हैं कि कम वक्त में हम अदलिया के सीनियरिटी को, टेनेवर पोस्ट को, उसकी जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, इन सब के हम खिलाफ। अच्छा सर, ये बताएं पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है? आप पार्टी के चेयरमैन हैं, 8 सितंबर को जलसा करने जा रहे हैं, फिर इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है जलसा, जो कि हुकूमती साइड से तो आवाज़ें इस तरह की आ रही हैं कि जलसा शायद नहीं हो रहा। आज भी तलात चौधरी साहब ने कहा नहीं होगा जलसा, इनके पास बंदे नहीं हैं, इनके पास कैपेसिटी नहीं है। पहले भी वो कह रहे हैं 22 को इन्होंने गिट्टे घोड़े पकड़ के जलसा अपना मनसूख किया है, चूँकि बंदे इनके पास नहीं हो रहे थे। नहीं, हमारा जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला, भरपूर जलसा होगा, बड़ी दुनिया आएगी और हर सूरत में इंशाअल्लाह ताला 8 सितंबर को जलसा होगा। 8 सितंबर का जलसा कैंसिल नहीं होगा। वैसे 22 वाला जो जलसा जो मनसूख हुआ था उसमें आप उन 2 रहनुमाओं में शामिल थे जिन्होंने अडियाला जेल में जाकर सुबह 7:30 बजे खान साहब से मुलाकात की थी। बिल्कुल की। किसने आपको पैगाम दिया था? और अली बिन गंडापुर साहब तो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम आया था कि जलसा आज का मौखर किया जाए, मनसूख किया जाए, ऐसा ही है?
जलसा का बिल्कुल पैगामात आए थे कुछ, लेकिन द पॉइंट इज़ कहाँ से आए? यस देखो, द पॉइंट इज़ यस जलसा मनसूख होना था किस पॉइंट पे कि जी जिस तरीके से लोगों ने अप्रोच किया, सारा अली अमीन साहब ने उसका तस्करा किया है, अपने प्रेस टॉक में भी किया है, उसने जिक्र किया है, और कोई चोरी छुपी चीज़ नहीं। और सवेरे जो हम चले गए, यस ऑफ कोर्स उनकी तरफ से आया था, मैसेज आया था कि जी वो अली अमीन साहब को आया था कि जी जलसा मनसूख होना चाहिए इन सर्कमस्टांसिस में, क्योंकि बेसिक पॉइंट ये था कि उस वक्त एक केस लग गया कादियानियों वाला, और उसमें मुख्तलिफ उलमाए फ़िक्र ने ये कर दिया कि प्रोटेस्ट का अनाउंस हुआ, कोई सारे लोग KPK से भी आ रहे थे, और वैसे भी तौहीन रिसालत का ख़त्म नबूवत का इशू था, तो इसमें ये सोचा गया कि अगर आज ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में रिजॉल्व नहीं होता और ये प्रोलॉन्ग हो जाता है या कोई कुछ ऐसी अनटोवर्ड एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ भी हो सकता है। खान साहब को ये बताया गया था, आपको भी ये बताया गया था, क्या कन्वे किया गया था कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम आया है कि जलसा का जो है मनसूख किया जाए, और आपने भी खान साहब को ऐसे ही बताया? खान साहब ने पूछा नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से किस लेवल से पैगाम आया है? नहीं, देखो जो भी कोई बात हुई होगी, अली अमीन साहब ने बात की है, आपने खान साहब को क्या कन्वे किया जेल के अंदर, या किस लेवल से जो है ये पैगाम रसानी हुई है? नहीं, हमने तो खान साहब को यही कहा कि इस तरह के सरकमस्टांसेस से बाहर सब लोगों ने एहतजाज का कॉल दी है, एहतजाज के कॉल दी है, सारे रास्ते बंद है और ऐसे सरकमस्टांसेस है, और हमें सर वो सरकमस्टांसेस तो पहले भी थे, लेकिन आपने तो जलसा पैगाम के ऊपर मनसूख किया। अच्छा, पैगाम के ऊपर तो हमारे पास जो NOC रातों रात हमारे पास NOC आया था कि ये आपकी NOC है, इस तारीख को कर ले, इस तारीख को ना करे, तो ये हमारे पास था, ये हमने खान साहब को ब्रीफ किया, और उसकी लाइट में खान साहब ने ये कहा था कि मेरी तरफ से आप पब्लिक को कह दें कि आप जलसा इंशाल्लाह इस तारीख को नहीं, आज का अगले तारीख है, वो ये कह रहे हैं कि लोग हमारे कारकुनान बड़े गुस्से में जलसा मनसूख करने पे, सारे कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, हमारे कारकुनान नहीं, देखो बात दरअसल ये, हमारे कारकुनान बड़े मायूस हो जाते हैं और वो नाराज़ हो जाते हैं, और हम पे क्योंकि उनको सारे हकाइक का नहीं पता होता, इसलिए अदरवाइज़ हम भी नहीं चाहते थे किसी सूरत कि कोई जलसा वो मुलतवी हो, और अगर हमने मुलतवी करना होता तो हम सारी लीडरशिप उससे कैंसलेशन के फौरन बाद नहीं, काफ़ी अफसोस मर रहे हैं आज, क्यों वो पछता रहे कि हमें जलसा मनसूख नहीं करना चाहिए था? देखिए, नहीं, वो एक और तनाजुर में कह रहे हैं, वो इस तनाजुर में कह रहे हैं कि हमारे वर्कर्स जो सपोर्टर है, वोटर है, वो बड़े नाराज़ हो रहे हैं, खान साहब जेल में, और लोग यही कह रहे हैं कि आप खान साहब के लिए निकलो, और हम भी यही कह रहे हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन समटाइम हम अगर स्टेप लेते, फॉर इंस्टेंस पहले हमारा जलसा कैंसिल हुआ तो हमें साइड का नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा कि हम इसको कैंसिल करते हैं। अभी ये वाला जो जलसा है ये हमने कहा कि इसलिए कैंसिल कर रहे हैं कि वो सारे ख़त्म नबूवत साहब, खान साहब ने पूछा नहीं आपसे कि किस लेवल से पैगाम आया है? नहीं, हमारी इतनी डिस्कशन इस बात पे नहीं हुआ कि कहीं डिस्कशन किस बात पे नहीं हुई, लेकिन हम जब गए खान साहब से मिले, मॉर्निंग में मिले, और वो बाहर आकर के खान साहब का पैगाम भी हमें आया था, क्योंकि खान साहब की नोटिस में भी ये बात लाई गई थी कि जी इस तरह के सर्कमस्टांसेस बाहर हैं। जो 7:30 बजे वाली मुलाकात है उसके लिए पैगाम आपको जेल से भी आया था? खान साहब की तरफ से भी पैगाम आया था, अगर आप उसकी प्रेस टॉक सुन लें, आज़म स्वाति साहब ने प्रेस टॉक की, और आज़म स्वाति साहब को खान साहब ने कहा कि आपने बाहर जा कर के मेरी तरफ से आपने ये पैगाम देना है, और खान साहब ने मुझे कहा नहीं, आपने ये पैगाम दे दें। सर, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डायरेक्टली पैगाम आया या मोहसिन नकवी साहब के जरिए दिया गया? नहीं, मोहसिन नकवी साहब से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, न मुझे तो डायरेक्ट पैगाम था ये? नहीं, वो अली अमीन साहब के साथ हुआ है, लेकिन हमारे पास जो है ना वो आपने नहीं पूछा उनसे किस लेवल पे हुई है कम्युनिकेशन? हमारे पास तो है जो कम्युनिकेशन बात हुई है, मैंने आपको बता दिया, अली अमीन साहब ने भी बता दिया। सर, आप पार्टी के चेयरमैन ने आपको चेयरमैन भी, लेकिन बिल्कुल रात के वक्त बात हुई है, बिल्कुल हुई है, और सुबह के वक्त हम गए, खान साहब से हमने परमिशन लिया, खान साहब से कहा है, खान साहब ने भी पैगाम भेजा था कि ऐसे सर्कमस्टांसेस क्या ऐसे तरीके साहब की तरफ से एक CBM समझा जाए? नहीं, हम इस तरह नहीं है कि CBM, लेकिन देखो एक चीज जरूर होती है सर, आपके काफी एक खलीज है बहुत बड़ा, देखो खलीज है एस्टैब्लिशमेंट के और आपके दरमियान। खलीज तो हम पहले कह चुके हैं, देखो खलीज नहीं होना चाहिए, कुछ लोग ज़रूर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट को लड़वाना चाह रही है, वो लोग हैं जो इस सिस्टम के करप्ट सिस्टम के बेनिफिशरी है, वो अपने केसेस ख़त्म करना चाहते हैं, किसी और को आने नहीं देना चाहते, वो खलीज भी बढ़ाना चाहते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट का भी नुकसान करना चाहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम का नुकसान करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जी कि हम लड़ें नहीं, हम सिस्टम में रहते हुए डेमोक्रेसी को कोशिश करना चाहते हैं कि जी डेमोक्रेसी मजबूत हो, पार्लियामान मजबूत हो, बट उसमें करप्ट ना हो। ज़रा सर, ये जो जब आपने उनके साथ कोऑपरेट किया उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, तो ये CBM ही हुआ ना सर? देखिए, आप जिस तरीके से भी उसको नाम दे दे, वट एवर इट इज़, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमने ये मैसेज दिया खान साहब ने कि मैं नहीं चाहता किसी वक्त में तशद्दुद हो। 27 साल
मैंने रैली कॉल अप की है, ये पहले रैली नहीं है जिन्होंने कॉल अप की है। जब जब उसको खदशा हुआ है कि तशद्दुद हो सकता है, कुछ और हो सकता है, तो उन्होंने रैली कॉल अप की है। और इसलिए हमारे जो रैलीज होती है, जलसे होते हैं, उसमें वमेन फैमिलीज ये सारे लोग होते हैं। अच्छा क्या अभी आपको खान साहब के वाले से आज भी तलाल चौधरी साहब ये कह रहे थे कि जब से कुछ चीज़ें सामने आई हैं फैज़ हमीद साहब के वाले से नेटवर्क पकड़ा गया है, पीटीआई के साथ कनेक्शन जो है वो निकला है, उसके बाद खान साहब जो है वो प्रेशर में आ गए हैं और प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक है, मैं आपको एज अ प्रिंसिपल स्टेटमेंट कह रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज़ नथिंग टू डू विद जनरल फैज़ हमीद। ये इस्टेब्लिशमेंट का इंटरनल मामला है, इनका अपना कोड है, अपना प्रोसीजर है, किसको ट्रायल करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म में या रिटायरमेंट में। खान साहब नेवर एवर हैड एनी कॉन्टेक्ट विद हिम एक्सेप्ट व्हाट वाज प्रोफेशनल, दैट्स इट, ओवर। ये पीरियड ये इसके बारे में हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं तलखी हर सूरत ख़त्म होनी चाहिए। तलखी ख़त्म तब होगी जब इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप स्पेस पॉलिटिकल नहीं देंगे। हर एक ऑर्डर हो जाता है तो वो सिर्फ हमारे खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, अब इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सुन ले। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर करता है 2 दिन में वोट काउंट करो, 3 लाख वोट है, कहते हैं 2 दिन में काउंट करो, बाकी जो लोगों की काउंटिंग होती है पूरा हफ्ता चलता है। इलेक्शन कमीशन अपने ऑर्डर में लिखता है कि आप इसको हम डायरेक्ट करते हैं कि जो जीत गया फ़ौरन नोटिफिकेशन करो। और ये पाकिस्तान की पहली मरतबा हो रहा है कि 23,000 वोट इनवैलिड है। क्या गुजरांवाला में कभी हिस्ट्री में 23,000 वोट इनवैलिड हुआ है? तो फिर ये खान साहब क्यों इतने परेशान है कि मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे मामला मेरा? नहीं, वो हम एक चीज़ ज़रूर करें, हम अदालत से कोई कुछ नहीं मांगते, हम किसी से कुछ भी नहीं मांगते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि इंसाफ हमारा हक है, सही फंडामेंटल राइट है हमारा। हम फेयर ट्रायल चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं और कानून के मुताबिक हमें हमसे डील करें। फाइनली गौर साहब ये बताएं कि काफ़ी अंदरूनी इख्तलाफात चल रहे हैं केपी के अंदर भी। कुछ लोग जो हैं वो तंजीमी ओहदों से हटा दिए गए, एक करप्शन के मामले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी रही है। जो करप्शन के जो इल्ज़ाम हैं केपी के अंदर वो दुरुस्त है क्या? नहीं, देखिए वो एक इंटरनल मामला था और पार्टी में या हुकूमत में अपनी एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी और एक प्रोसेस होना चाहिए। समटाइम ये चीज़ें बाहर आ जाती नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी को, आप अगर सीएम हैं तो आपके पास ये राइट होना चाहिए कि इसको कौन सा पोर्टफोलियो दे दे, किससे कौन सा पोर्टफोलियो ले लें। आप किसी को आज ओहदा ना दो तो कल वो ड्रॉप, पहले भी ऐसा हुआ है। साहब करप्ट थे या नहीं थे? देखिए शकील खान साहब की करप्ट होने की बात नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस चल पड़ा, वो बीच में चले गए। हटाया गया सर, नहीं काफ़ी लोगों ने पोजीशन ली उस पर, जुनैद अकबर खान साहब ने पोजीशन ली उस पर, आतिफ खान ने पोजीशन ली। आपकी क्या है? नहीं देखो, हम ये नहीं कह रहे, देखिए करप्ट क्या बाजी करप्ट नॉट नहीं, देखो करप्शन की बात नहीं है कि सिर्फ आप करप्ट हो। लेट्स सपोज अगर बंदा बड़ा ईमानदार है फिर, लेकिन मैं ये समझता हूँ वज़ीर आला के पास ये इख्तियार तो अदरवाइज़ होने चाहिए। लेकिन ये जो मामलात है ना, किसको निकाला, किसको ओहदे से बरतरफ हुआ, इस मैटर को सारे हम देख रहे हैं। ये पार्टी के इंटरनल मामलात हैं और वो केपी के चीफ मिनिस्टर भी है और वो केपी का मामला जब हो और वो केपी का प्रेसिडेंट नहीं रहता, वो प्रेसिडेंट भी है। लेकिन देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कोई भी ऐसा एक्ट नहीं हुआ जो खान साहब की मर्जी के बगैर हो, खान साहब की आशीर्वाद उसको हासिल ना हो। तो इसलिए हम उससे पूछते हैं, सारी सर्कमस्टांसेस उनके नोटिस में लेके आ जाते हैं और ये इंटरनल मामला है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे सब बेहतर हो जाएगा। शरीफ मरवत को जो इंतजामी कमेटी है उससे क्यों निकाला गया है? नहीं, उसे निकाला नहीं, वो तो कमेटी में है। उसने एक ट्वीट शायद की हुई थी, गलत फहमी में उसने ट्वीट की हुई। लेकिन एनीवे आज भी हमारे कोर कमेटी का मीटिंग था और हमने ये भी फैसला किया हुआ है कि कोई भी जो हमारा ऑफिस बेयरर है वो पब्लिक में अपने रिजिग्नेशन का कोई जिक्र ना करे और एक दूसरे के खिलाफ कोई ट्वीट भी ना करे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब की, जिनका कहना है कि हुकूमत कोशिश ज़रूर कर रही है 2/3 अक्सरियत मैनेज करने के लिए, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो एंगेजमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही है वो यकीनी तौर पर इनके नज़दीक वो नतीजा खेज साबित होगी और मौलाना साहब जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ ही पार्लियामान के अंदर अपना ताउन जारी रखेंगे। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब से कि हुकूमत क्या प्लान कर रही है 2/3 अक्सरियत को मैनेज करने के बारे से। आज जो मुलाकात थी मौलाना फजल रहमान के साथ उसमें क्या डिस्कशन हुई, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हुकूमती वफूद की पैदर पे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकातों से एक चीज़ तो वाज़े हो गई है कि आपको ये इब्हाम नहीं रहा कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए कोई एफर्ट नहीं कर रही। और आज की मुलाकात को भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। पिछले हफ्ते भी आसिफ अली जरदारी साहब ने
मोहसिन नकवी साहब के साथ ही जाके मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की थी। इन मुलाकातों के बारे से एक कयास आरा यही है, एक वाज़ेह इंप्रेशन यही है कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत के लिए अपने नंबर पूरे करने के लिए मौलाना फजल रहमान को अपने साथ जो है उनकी हिमायत हासिल करना चाह रही है। आज की मुलाकात का मकसद क्या था, उसके मुलाकात में ही वज़ीर इत्तलात अता तारिक साहब भी मौजूद थे, उन्हीं से जानते हैं। अता तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि अब कोई इबहाम लगता है कि नहीं रहा, सूरत हाल बड़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, और आज मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। बहुत शुक्रिया समर साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। नया शो है, नया चैनल है, अल्लाह ताला जो है वो आपकी मदद करें। आपने हमेशा बड़े अच्छे तरीके से अपनी पेशा वाराना उमूर सर अंजाम दिए। देखिए, आज हम गए थे मौलाना फजल रहमान साहब के पास, और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हमारा उनके साथ एक इज्जत एहतराम का रिश्ता है, उनसे रब्ता रहा। मैंने आप ही के चैनल पे चंद दिन पहले ये कहा था कि रब्ता हर मौके पे रहा है, ईद के ऊपर हर मौके पे वज़ीर आज़म साहब भी उनसे बातचीत करते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब भी काफ़ी अर्सा पहले उनके घर भी तशरीफ़ ले गए थे। तो देखिए, उनके साथ हमारा एक फितरी इत्तेहाद है और एक नेचुरल अलायंस उनके साथ बनता है। तो कोई अचंभे की बात नहीं अगर हम उनके घर गए हैं, कोई 2/3 को टारगेट करने नहीं गए थे, ना इस पे वहां बात हुई। अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई, उनका हाल अहवाल पूछा, उन्होंने बड़ी खातिर तवाज़ो की, पुरानी बातें याद की, काफ़ी लतीफ़ अंदाज में भी बातें हुई। तो मकसद जो है वो एक राब्ते को कायम रखना है, और एक आपस का जो ताल्लुक है वो मिट नहीं जाता अगर कोई अपोजिशन बेंचेस पे बैठा हो। तो मैं समझता हूँ कि एक खैर सगाली का जज्बा था, और एक आपस के जो अच्छे ताल्लुकात हैं, एक रवादारी है, उसको फ़रोग देना था। कोई 2/3 के हवाले से ना तो वहाँ बात हुई, ना तो ये जहन में लेके वहाँ पे गए थे। कोई 2/3 हासिल करने के हवाले से ना तो ये विजिट था, और ना इस पे कोई एजेंडा था। पार्लियामान के अंदर ताउन के हवाले से कोई बात नहीं हुई उनके साथ? नहीं, इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। बट जिस तरह एक लतीफ़ अंदाज में कहा जाता है कि आप हमारे साथ बैठे अच्छे लगते थे, इतनी बात ज़रूर एक गैर रस्मी तौर पे जिस तरह होती है लतीफ़ अंदाज के अंदर, वो ज़रूर हुई, बट कोई फॉर्मली इस पे बात क्या नहीं हुई। मौलाना साहब ने उनका रिस्पॉन्स क्या था कि जब आपने उन्हें कहा कि आप हमारे साथ बैठे अच्छे लगते हैं? वो मुस्कुराए इस बात पे, वो उन्होंने क्या कहना था, वो मुस्कुराए इस बात पे। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं अता तारिक साहब के बहुत ज़्यादा बात हो रही है किसी आईनी पैकेज के हवाले से, आपकी कोशिश भी है कि 2/3 अक्सरियत आपकी पूरी हो जाए किसी भी तरह से। हमने नंबर गेम भी चलाई थी अपने प्रोग्राम के इंट्रो के अंदर, जिसमें अगर मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ आते हैं तो कौमी असम्बली के अंदर आप सिर्फ 3 से 5 सीटों की दूरी पर रह जाते हैं 2/3 अक्सरियत के मैजिक नंबर से, और सेनेट के अंदर तो बिल्कुल एक्यूरेटली आप 64 के हिस्से तक पहुँच जाते हैं, जो कि 2/3 अक्सरियत के लिए रिक्वायर्ड है। मौलाना फजल रहमान अगर आपकी हिमायत करते हैं तो जा रहे हैं आप किसी आईनी पैकेज के बारे से, आईनी तरमीम का इरादा है आपका कोई आने वाले दिनों में? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे से बड़ी कयास आ रही चल रही हैं, तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि आप मौजूदा चीफ जस्टिस को तोसी देना चाह रहे हैं, फिर ये बातें भी हो रही हैं हर जजों की तादाद बढ़ाने के वाले से, तो आपको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए ही आप उनकी तादाद बढ़ा सकते हैं। और तीसरा यह है कि एक ये भी बात चल रही है कि इस वक्त हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जाए चीफ जस्टिस बनने से, सीनियरिटी के प्रिंसिपल्स को चेंज करके। पिछले इजलास के बारे से बड़ी बातें की गई कि जी इस इजलास में पता नहीं क्या हो जाएगा, और पता नहीं जॉइंट सिटिंग क्यों बुलाई जा रही है, हुकूमत का पता नहीं क्या इरादा है। सेशन चलता रहा है, आज भी सेशन चला है, कोई ऐसी बात नहीं हुई। और ये जो क्या सराइयाँ हैं, हमने कोई ना कैलकुलेट किए नंबर्स, ना इस पे बैठ के डिस्कशन किया कि कितने नंबर्स हैं और 2/3 के लिए कितने चाहिए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अभी नंबर गेम है क्या, क्योंकि अभी फिलहाल कोई इस पे डिस्कशन ही नहीं है। जब डिस्कशन ही नहीं है तो फिर ये कैलकुलेशन करके करना क्या है? तो अभी फिलहाल कोई अभी के वक्त तक कोई ऐसी चीज ज़ेरे गौर मेरे सामने नहीं आई। जब आएगी, कोई डिस्कशन होगी तो जरूर आपको हम मुतला कर देंगे। अच्छा, वैसे ये बताएं मुझे कि अभी कोई आइडिया है, ऐसी कोई सोच है काजी फायज ईसा साहब की ही मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से या फिक्स टेन्योर के हवाले से, जो कि अभी तक गवर्नमेंट इसको ना डिनाई कर रही है, ना इसे एक्सेप्ट कर रही है? देखिए, जैसा मैंने अर्ज किया, ऐसे मामलात डिस्कस होते हैं, फिर कैबिनेट में आते हैं, कैबिनेट इस पे गौर व फिक्र करती है। अभी तक बतौर वजीर इत्तलात मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे नोटिस में ऐसा मामला नहीं है, ना ही कैबिनेट में डिस्कस हुआ है, ना ही किचन कैबिनेट में डिस्कस हुआ है। अगर कोई हुआ तो आपको जरूर इस पे मुतला कर दिया जाएगा। ऐसे सीटें तो आपकी बढ़ रही हैं, सीटें तो आपकी बढ़ रही हैं, आपकी अददी अक्सरियत तो एक एक करके आपकी कौमी असम्बली के अंदर बढ़ी रही है,
पहले कौमी असम्बली के 2 हल्के आपको मिले थे रिकाउंटिंग के अंदर, कल एक और हल्का NA79 भी आपको मिला है रिकाउंट के अंदर, और इसमें भी ट्रेंड वही नजर आया है कि जहां तहरीक इंसाफ के जीते हुए बाईच याफ्ता उम्मीदवार के वोट कम होते हैं, रिकाउंट के अंदर रिजेक्टेड वोट्स की तादाद बढ़ जाती है। PTI के उम्मीदवार के वोट ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं, नून लीग के उम्मीदवार के वोट कम रिजेक्ट होते हैं, और इस रिजेक्शन के बाद PM का कैंडिडेट जीत जाता है। सीटें तो आपकी बढ़ रही हैं। देखिए, NA79 गुजरांवाला का हल्का एक डिस्प्यूटेड हल्का था, और हम डे 1 से मेंटेन कर रहे थे कि जुल्फिकार भिंडर साहब ये हल्का जीते हुए हैं, और उनके रिजेक्टेड वोट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और उनका मार्जिन बड़ा कम है। तो उस हवाले से वो लीगल बैटल लड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, और सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आया तो उसके बाद वो रिकाउंटिंग में आगे आ गए। तो ये जो हमारे 3 मेंबर्स हैं, अब्दुर्रहमान कांजू का मामला, अजहर नारा का मामला, इनमें हाई कोर्ट्स ने स्टेज दिए, मगर सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आया तो ये 2 सीटें बहाल हुई और तीसरी पे रिकाउंट का ऑर्डर दिया गया। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। जुल्फिकार भिंडर साहब की पोजीशन मुस्तहकम थी, इलेक्शन के दौरान भी मुस्तहकम थी, और यही तवक्को थी कि अगर रिकाउंट हुआ तो रिजेक्टेड वोट्स जितने उनके ज़्यादा तनासब से थे और उनका मार्जिन कम था, वो क्लेम ये कर रहे थे कि गिनती में इश्यूज हुए हैं और अगर रिकाउंट होगा तो वो जीत जाएंगे। जो उनका क्लेम था वो सच साबित हुआ। लेकिन ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि तीनों हल्के जो रिकाउंट हुए हैं, NA81, NA79 और NA154, तीनों में ही रिजेक्टेड वोट्स जो है उनकी तादाद बढ़ी है पहले से, और वो सारे ज्यादा उनमें से जो वोट्स है वो PTI के खाते में गए। अब्दुर्रहमान कांजू का हल्का वो उसमें, और अजहर नारा का हल्का, इसमें रिकाउंट हो चुका हुआ था और स्टे ऑर्डर पे मामला चल रहा था। रिकाउंट के बाद स्टे ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिया था, तो वो सिर्फ स्टे ऑर्डर वेकेट हुआ है, दोबारा उसकी गिनती नहीं हुई। जुल्फिकार भिंडर वाले हल्के NA79 में ये जरूर हुआ है, मगर इन तीनों हल्कों का हमें पहले से ही पता था कि इन हल्कों के अंदर मार्जिन बहुत कम है, और वो तीनों उम्मीदवार ये क्लेम कर रहे थे कि कुछ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर प्रॉब्लम हुई है, और अगर उसको मेरिट पे देखा जाएगा तो हमारे वोट ज्यादा हैं, और वो डे 1 से लीगल बैटल लड़े थे। अब स्टे वेकेट हुआ है तो सच्चाई सामने आ गई है। ये और कितनी सीटें ऐसी जिनमें आपको लगता है कि ये सीटें आपको वापस मिल जाएगी? देखिए, ये 3 मेन डिस्प्यूटेड सीट्स थी और इन हमारे से फैसला आ गया है। इसके अलावा हॉटली कंटेस्टेड, क्लोजली कंटेस्टेड और कोई हल्के नहीं हैं। एक और हल्का था अली गौहर बलोच का, फैसलाबाद का। ये सॉरी 4 हल्के थे टोटल, जिसपे 3 का फैसला हुआ है, और अली गौहर की गालिबन एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हुई है सुप्रीम। बिल्कुल। तो वो मैं यही कर था कि सीटें आपकी एक एक करके बढ़ रही कौमी असम्बली के अंदर, तो शायद आप वो जो मैजिक नंबर है 224 का, आप उस तक शायद पहुंच ही जाएं किसी ना किसी तरह से। और जो इस वक्त खदशात हैं अपोजिशन के आपके हवाले से, आपकी गवर्नमेंट के हवाले से, वो ये है, PTI ये कह रही है कि आप किसी भी तरह से शायद मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना चाहते हैं चीफ जस्टिस बनने से, इसीलिए सारी ये ट्विकिंग वगैरह हो रही है मुख्तलिफ कवानीन के साथ भी। आप बता दें फिर, आज एक तो वो कह रहे कि उनका नोटिफिकेशन आपने जल्दी निकाला था, काजी फाइज ईसा साहब का 89 डेज पहले, 56 दिन रह गए रिटायरमेंट में उनकी। मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन आप आज भी निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकाल रहे, तो कहीं ना कहीं इबहाम जरूर मौजूद है। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम तमाम जजेस का एहतराम करते हैं, और कोई ऐसी फिलहाल मेरे तक बात नहीं आई कि कोई किसी का रास्ता रोकना चाहता हो। और जहां तक नोटिफिकेशन की बात है, लॉ मिनिस्ट्री उसका डिसीजन लेती है। जब वो बेहतर समझेंगे और उनकी दानिश में मुनासिब वक्त होगा तो वो गवर्नमेंट को एडवाइस कर देंगे कि नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। और मेरी लॉ मिनिस्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि लॉ मिनिस्ट्री का स्वाबदीदी वो एक प्रोगेटिव है, इख्तियार है, कि जब उनको ये मुनासिब वक्त का एक लगेगा तो वो गवर्नमेंट को अकॉर्डिंगली बता देंगे और गवर्नमेंट उस पर एग्री कर जाएगी। मगर अभी तक इस पर उन्होंने ऑब्वियसली फैसला इसलिए नहीं किया कि जब वक्त आएगा तो वो इस पे फैसला कर लेंगे। अभी उनके नजदीक जरा कब्र अज़ वक्त होगा। खदशात क्या है हुकूमत के मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने की सूरत में? नहीं, हमारे तो कोई खदशात नहीं है मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने पे। आज आसिफ साहब को इजहार कर चुके हैं कि वो आ जाएंगे जब तो फिर कोई हल्के खुल जाएंगे और हमारी हुकूमत जो है उसका धड़न तख्ता हो जाएगा, इस तरह की बात वो कर चुके हैं। देखिए, 100 बिस्मिल्लाह, जितने मर्जी हल्के खोलें, कोई इतराज नहीं है, और हल्कों के अंदर सारे मामला जो हैं वो आपके सामने है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का एक बाकायदा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही मामला चलेंगे। कोई हल्का खोल के किसी को विनर तो नहीं डिक्लेयर कर सकता ना, अनलेस एंड अनटिल वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया हो। जैसे अली गौहर की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, जुल्फिकार भिंडर की एक्सेप्ट हुई है, तो एक में मेरिट होगा, एक में नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। अज़हर साहब, खान साहब के हवाले से ताज़ा तरीन प्लान्स क्या है हुकूमत के? कल आज़म नज़ीर तार साहब तो ये कह रहे थे कि कोई पंजाब से शायद कोई एक नया केस उनके खिलाफ बने, कोई प्रोसिक्यूशन शायद लिखेगी,
उनके केस को मिलिट्री कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के हवाले से। और आज तलाल चौधरी साहब भी कोई इशारा कर रहे थे कि फैज़ हमीद साहब से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं कि जो खान साहब को अब मज़ीद जो है वो दबाव में लेकर आ रही है। क्या कुछ चीज़ें आई है सामने फैज़ हमीद साहब के हवाले से? देखिए, पहली बात तो यह है कि उनकी पार्टी शदीद मुश्किलात का शिकार है। पार्टी पर कब्जे की एक जंग है जो अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी के दरमियान चल रही है। खान साहब बाकायदा मनसूबा साज थे और रिंग लीडर थे उस गैंग के जिसमें ये सारे ऑपरेट करते थे मिलके। और खान साहब ने ये साजिशें की और उनकी मुआवनत की फैज़ हमीद साहब ने और बाकियों ने। तो वो रूटीन, उनके केसेस रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। फैज़ हमीद साहब का केस अपना चल रहा है, खान साहब के केसेस अपने चल रहे हैं, वो चाहे 9 मई के केसेस हों, बाकी केसेस हों। तो फिलहाल तो यही स्टेटस है, इसमें कोई तब्दीली होगी ये जो आप दोनों के हमारे कनेक्शन की बात कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, कनेक्शन की बात कर रहे हैं, ये फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची है कि उन्होंने कुछ राज उगले हैं? जो आप बात कर रहे हैं कनेक्शन था, आप इतनी कन्विक्शन से आप बात कर रहे हैं? देखिए, तहकीकात चल रही हैं और उनकी तहकीकात के दौरान ही कुछ और लोग गिरफ्तार किए गए थे, आपके नोटिस में है। या तो तहकीकात मेरिट पे हो रही हैं, उसका टारगेट कोई नहीं है कि जी फलां बंदे तक पहुंचना है। जैसे जैसे शफाफ तहकीकात के नतीजे में चीजें सामने आएंगी उसके मुताबिक ही एक्शन होगा। पहले भी यही हुआ है कि इतना टाइम इसलिए लगा कि फौज का एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है, उसके तहत ही उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की है और ठोस शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पे की है। मियां साहब कब जा रहे हैं लंदन और क्यों जा रहे हैं? कल पार्टी का इजलास है, मैं मियां साहब से पूछूंगा, अगर उन्होंने को कंफर्म किया तो आपको बता दूंगा। सही है। मगर अभी तक तो अफवाह ही लग रही है, कोई अगर कंफर्म खबर हुई तो आप तक जरूर पहुंचा देंगे। ये जो खान साहब के साथ जो रब्ताकारी हुई थी 22 अगस्त के जलसे के हवाले से, उसमें जो फैसिलिटेट किया गया था पीटीआई की लीडरशिप को कि सुबह 7:30 बजे मुलाकात होती है खान साहब के साथ जाके उनकी, उस पर कुछ इत्तलात इस तरह की आ रही है कि मरीम नवाज साहिबा मोहसिन नकवी साहब से खफा है इस मामले पे। मेरे नोटिस में तो ऐसी कोई बात नहीं है। मोहसिन नकवी साहब अपना अच्छा काम कर रहे हैं, मरीम नवाज शरीफ साहब अपना काम कर रही हैं, पंजाब गवर्नमेंट अच्छी चला रही हैं। तो ये कोई मतलब वो कुछ थ्रिलर या फिल्म तो नहीं है कि जिसके अंदर इस तरह की नाराजगियां पैदा हो जाए। कार्य सरकार है, उसके मुताबिक रूटीन के मुताबिक चलते हैं और कोई नाराजगी वाली या मिसअंडरस्टैंडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़ी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है वफाक की और पंजाब की, और वो हर लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेशन मौजूद है। लेकिन पंजाब और सिंध की कोऑर्डिनेशन में लगता है कोई मसला आ रहा है, वफाक और सिंध की कोऑर्डिनेशन में लगता है मसला आ रहा है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, वो कह रहे हैं कि सारी आपकी जो नवाशात हैं वफाकी हुकूमत की वो पंजाब के लिए। और कल उन्होंने वहाँ पे सोलर स्कीम जब अनाउंस की है तो उन्होंने काफ़ी तनकीद की है कि ये 2 महीने के लिए आपने उठा के ये दे दिया रिलीफ। क्या मसला ये ऐसा नहीं है क्या मसला क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, जो पंजाब ने अपने बजट से पैसे दिए वो पंजाब के बजट से लगे बिलों के अंदर 2 महीने के लिए। वफाक ने पूरे मुल्क के लिए दिए। वफाक ने जो 50 अरब दिया था 200 यूनिट वाले सार्फिन को, उसका इतलाक सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, चारों सूबों पे हुआ। जो पंजाब ने अपने बजट से दिए वो पंजाब में ही लगने थे। बिलावल साहब मुतमईन नहीं है इससे, फॉलो कर सकते हैं। बिलावल साहब इससे मुतमईन नहीं, आपके बड़े इत्तेहादी हैं, उन्होंने कल काफी तनकीद की, उन्होंने कल पंजाब की हुकूमत के ऊपर। हमारे भाई है, हमारे इत्तेहादी, उनको हम मुतमईन कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, वो कहीं नहीं जाते। बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब प्राइम में कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की, जिनका कहना है कि मौलाना फजल रहमान के साथ आज होने वाली मुलाकात में कोई ख़ास एजेंडा नहीं था, ना ही पार्लियामात के अंदर किसी किस्म के ताउन की मौलाना से दरख्वास्त की गई है। प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान में तेज़ी के साथ होने वाली माहौलियाती तब्दीलियों के बारे से। क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। आज भी मुल्क के अंदर पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में बारिशों से काफ़ी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, हो क्या रहा है इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान गुज़िश्ता कई साल से मौसमियाती तग़य्युर के असरात की जद में है। पाकिस्तान में हालिया बारिशों के बायस मुतअद्दिद शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं और गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान पाकिस्तान में होने वाली तूफ़ानी बारिशों में अब तक 260 शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं। इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है वो सिंध की तरफ एक ख़तरा बढ़ रहा है। असना के नाम से एक साइक्लोन है जो कि बहीरा अरब में इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता साहिली पट्टी की तरफ बढ़ रहा है। सिंध के अंदर हालात काफ़ी तशवीशनाक बताए जा रहे हैं। बात करेंगे मेयर कराची मुर्जा वहाब से कि कराची के अंदर क्या इंतजाम हैं कराची को इस साइक्लोन की तबाही से बचाने के लिए, और ये साइक्लोन कितना ख़तरनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर इसके अंदर कुछ मुतज़ाद ख़बरें आती हैं। कभी मीडिया पर ख़बर ये चलती है, मेट डिपार्टमेंट ये कहता है, PDM ये कहती है
कि इट इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स द कोस्टल बेल्ट ऑफ सिंध, कि कराची के कुछ मुख्तलिफ इलाकों को ये अफेक्ट करेगा और ठट्टा बदीन सजावल को हमारे अफेक्ट करेगा। और कभी खबर ये आती है कि नहीं, विंड प्रेशर इसको डाइवर्ट कर गया है टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द अरेबियन सी। तो अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हैं कि सिचुएशन मुश्किल हो सकती है, चैलेंजिंग हो सकती है, और उस चैलेंजिंग सिचुएशन में जो कुछ भी करने की ज़रूरत है अपनी आवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, वो इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत भी हो और जो हमारी शहरी हुकूमत है वो उसकी तरफ गामज़न है। अभी तक की जो सूरत हाल है, पिछले 4 रोज़ के साथ तवातुर के साथ सिंध के मुख्तलिफ अज़ला के अंदर बारिश होती रही है। कराची के हालात में ख़ुद डायरेक्टली मॉनिटर कर रहा हूँ, ग्राउंड पर मौजूद हूँ। अभी तक की जो सूरत हाल है वो ये कि जिस तरीके से माजी में नुकसान होता था इस तरह की बारिश के दौरान, उस तरह का नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुआ है। आपकी हुकूमत ने जो इंतज़ामात किए थे आपकी ड्रेन्स को क्लियर रखने के लिए, आपके नालों को क्लियर रखने के लिए, वो जो हमारी हिकमत अमली थी, दैट हैज़ वर्कड आउट वेल सो फार। अब देखते हैं अगले गालिबन 36 घंटे अभी तक अहम है हमारे लिए। तो जो सिचुएशन होगी इंशाल्लाह इंतज़ामिया ग्राउंड पर होगी और शहरियों को जो मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सकता है इंशाल्लाह उस तरफ काम करेंगे। ज़ाहिर एक न्यू फिनोमेना है साइक्लोन का जो है अरेबियन सी की तरफ सिंध के साहिल की तरफ इसका आना। 1976 के बाद ग़ालिबन ये पहली मरतबा इस तरह की एक सूरत हाल पैदा हो रही है या इसका खदशा मौजूद है। ये बताएं कि उस सूरत हाल से बचने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं साहिली जो इलाके हैं वहाँ पर। और दूसरा, बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन कोई 150 मिलीमीटर एवरेज बारिश हुई है। जो ड्रेनेज सिस्टम है कराची का उसकी कैपेसिटी तकरीबन कोई 30 मिलीमीटर तक की है तकरीबन। इस कैपेसिटी को बढ़ाने के बारे से भी आप बताएं, और अर्बन फ्लडिंग की क्या सूरत हाल है कराची के अंदर इस वक्त? समर, अभी तक नाक़दीन या हमारे जो मुखालिफ हैं वो तो अपना प्रोपेगेंडा करेंगे, उनका राइट है। बदकिस्मती के साथ वो मनफी चीज़ चूँकि ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है इसलिए उसके ऊपर बात किया जाता है। मैं आपको सिर्फ कॉन्टेक्चुअली इस चीज़ को समझाना चाहूँगा। कराची शहर के अंदर 14 अंडरपासेस हैं। हर साल की बारिश में आपका टीवी चैनल हो या कोई और चैनल हो, वो ख़बर ये दिखाता था कि अंडरपास जो है वो पानी से भर गया और वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। पिछले 4 दिन से तवातुर के साथ बारिश हो रही है। आपने खुद नंबर कोट कर लिया। आई कैन से दिस विद कॉन्फिडेंस, आई हैव एविडेंस। मैं खुद तमाम चीज़ों को मीडिया के साथ शेयर करता रहा। एक भी अंडरपास हमारा फ्लड नहीं हुआ, उसके अंदर पानी खड़ा नहीं हुआ। उसकी बुनियादी वजह 2 थी कि 14 के 14 अंडरपासेस के साथ जो मशीनरी होती है पंपिंग करने के लिए, हमने उसको रिहेबिलिटेट किया था। हमने मेक श्योर किया था कि वहाँ पर बिजली का कनेक्शन प्रॉपरली मौजूद हो और गॉड फॉरबिड अगर बिजली जाती है तो जनरेटर बैकअप के तौर पर काम करे। दूसरा ये कि जब आप पंपिंग के ज़रिए पानी को निकालते हैं तो पानी इवेंचुअली वो नालों के ज़रिए फिर आपके बड़े नालों में और फिर इवेंचुअली समंदर में जाता है। हमने नालों के जो चोकिंग पॉइंट्स थे, जो पिछले 4-5 साल से हम काम करते आए हैं, वो मुख्तलिफ चोकिंग पॉइंट्स को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ था। उन चोकिंग पॉइंट्स के ऊपर हम रेगुलरली पिछले 60 रोज़ से काम कर रहे थे। जहां प्रॉब्लम आता था उसको एड्रेस करते थे। नतीजा ये हुआ कि हमारी ड्रेन्स खुली हुई थी और उन ड्रेन्स ने ऑटोमेटिकली उस पानी को समंदर की तरफ निकाला। जहां मैं ये कहता हूँ, इसके साथ साथ मैं इस बात का एतराफ़ करूँगा कि शहर के कुछ नशेबी इलाके, कुछ अंदरूनी गलियाँ जो हैं वहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना है। वो एक परेशानी है बिकॉज वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स बहुत ख़राब हो चुका है। तो इंशाल्लाह जैसे ये बारिश का सीज़न ख़त्म होगा, केएमसी की जो अपनी 106 बड़ी सड़कें, उसके ऊपर हम रिहेबिलिटेशन का काम स्टार्ट करेंगे और बाकी जो गली मोहल्ले की सड़कें उसके ऊपर जो मुताल्लिका टाउन्स हैं इंशाल्लाह वो भी काम करेंगे। लेकिन अभी मैं ये कहूँगा कि इत्मीनान बख्श सूरत हाल है। तमाम बल्दियाती नुमाइंदों ने, चाहे उनका ताल्लुक मेरी सियासी जमात से हो या दूसरी सियासी जमात से हो, सब के सब ने मेहनत की है, जान मारी है, जिसका फ़ायदा कराची वालों को पिछले 4 दिन में नज़र आया है। मुर्तज़ा साहब, जब भी बारिश होती है कराची में इंतज़ामिया की दौड़ें लग जाती है और हमेशा हम ये देखते आ रहे पिछले कई सालों से। अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि नालों की सफाई पहले बर वक्त की गई है, लेकिन जो ड्रेनेज की जो कैपेसिटी है, जिस तरह पहले बात हुई थी 30 मिलीमीटर तक की बारिश शायद एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी मौजूद आपके ड्रेनेज सिस्टम के अंदर, इसे बढ़ाने के वाले से कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हो रही, काम हो रहा है? समर, देखिए, इसमें जो बुनियादी इशू है वो ये कि कराची एक नया शहर नहीं है, एक पुराना शहर है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ओल्ड सिटी एरिया हमारा है वो 18वीं सदी से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन और लोगों की
आबादी मौजूद है। मैं KMC के बिहाफ पे आपको बताऊं, पहली जो बर्थ ऑफिशियल रजिस्टर हमारे पास हुई है, जिसका रिकॉर्ड आज भी हमारे पास बल्दिया उज़्मा कराची के पास है, वो लियारी के इलाके में 1871 की है। तो ये जो पुराना शहर है, वहाँ पर लोग पिछले 150-200 सालों से बसते आए हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आज अगर आप चेंज करने जाएंगे तो वहाँ पे जो बुलंद इमारतें बन गई हैं उनको आप डिमोलिश कर नहीं सकते हैं। उसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, जिसके अंदर ड्रेन्स और सेवरेज का निज़ाम और पंपिंग स्टेशंस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके इस पानी को समंदर की तरफ धकेलते हैं। ओवर द ईयर्स कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर ड्रेन्स थी नहीं, जहाँ पर ड्रेनेज का कोई निज़ाम नहीं था, वहाँ पर नई ड्रेन्स हमने डाली हैं, जिसके मुस्बित असरात हमें इस साल बारिश में नजर आए कि उस तरीके से पानी उन जगहों पर खड़ा नहीं हुआ। तो हम ग्रेजुअली इन चीज़ों को मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते हुए जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा 30 मिलीमीटर बारिश की कैपेसिटी को मैं 300 मिलीमीटर नहीं कर सकता हूँ। 30 मिलीमीटर को बढ़ा के हम 45, 50, 55 मिलीमीटर कर पाएंगे जी। ग्रेजुअली होगा और ये इस पे काम होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर साल जब बारिशें कराची के अंदर होती हैं तो यही बहस होती है, कराची अर्बन फ्लडिंग का शिकार हो गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई, लोगों की मुश्किलात जो है वो बढ़ जाती है। इस पे गुजारिश करूं, जी, हम तो एक थर्ड वर्ल्ड मुल्क हैं। दुबई में बारिश होती है, न्यूयॉर्क में बारिश होती है, पेरिस में बारिश होती है, लंदन में बारिश होती है, टोक्यो में बारिश होती है। आप वहाँ के सबवे स्टेशंस को देखें, आप वहाँ की सड़कों पर देखें, क्या हाल होता है। मैं समझता हूँ थोड़ा सा जब तनकीद की जाती है तो तनकीद करते वक्त हम भूल जाते हैं कि वो ममालिक जो 100 साल आगे आज पाकिस्तान से हैं, जब वहाँ पे बारिश हो रही है क्या हाल हो रहा है, अभी तक वो सूरत हाल हमारे शहरों में नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज की शो में इतना ही। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।